हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। तो एएस एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। तो आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका 12th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का टॉपिक है, एनपीओ। देखिए, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक बेहद ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी वेटेज भी मार्क्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ हमारी स्पेशल पॉइंट्स हैं, जो अगर हमारे क्लियर हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हम उसको कर देंगे। वैसे मैंने सुना है कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा टफ बताया जाता है, कि इसको बाद में पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेशंस आता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा। आप बस इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा अच्छे से डीपली डिटेल में पढ़ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक, इसमें आपको मेनली सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, ये होता क्या है। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपने बहुत से बिजनेस देखे हैं जिनका मेन मोटिव, कोई भी आपका बिजनेस एंटरप्राइजेस है, यूनिट्स है, उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जो एनपीओ है, इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस देना। और ये सर्विस किसको देते हैं? अपने मेंबर्स को या सोसाइटी को। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस यूनिट में कोई भी एक कंपनी हो सकती है, प्रॉपर्टीशिप में हो सकती है, कोई भी फर्म हो सकती है। लेकिन एनपीओ का एग्जांपल कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल, कोई एनजीओ। तो जो भी इनका मेन काम क्या है कि ये अपने मेंबर्स को, जो इनसे जुड़े हुए हैं, या फिर सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, मेन डिफरेंस तो एक ही है, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना और इनका मेन मोटिव क्या है? एनपीओ का मेन मोटिव क्या है? सर्विस देना। तो अब इन दोनों के अकाउंटिंग में भी डिफरेंस आता है, क्योंकि प्रॉफिट उनका मोटिव हो गया और सर्विस इनका मोटिव हो गया। तो थोड़े से अकाउंटिंग जो इनकी करते हैं उसमें भी डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस क्या है? देखिए, इसमें जो आप पढ़ोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, पहले मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इसके इंट्रोडक्शन के पर्पज से कि आपको पढ़ना क्या है। इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना होगा सबसे पहले इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, पहला वाला, दूसरा वाला आपको पढ़ना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड आपको पढ़ना है बैलेंस शीट। ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हालांकि ये सभी भी इनके सिमिलर अकाउंट्स आपने पढ़े हुए हैं। देखिए, रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट आपका क्या है? ये बिल्कुल आपका एज ए कैश अकाउंट, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा, एज ए कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट आपका क्या होता है? कैश अकाउंट आपका एक रियल अकाउंट होता है, जिसमें आप डे वाइज, डेट वाइज जो भी आपकी कैश के अमाउंट्स, रिसीप्ट या पेमेंट जो भी होंगे, आप अगर रिसीव हुआ तो आप उसको डेबिट में लिखेंगे और पेमेंट हुआ तो आप उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो लगभग उसी के तरीके का, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, कैश अकाउंट में तो हम डेट वाइज लिखते हैं और इसमें हम समराइज वैल्यू को लिखते हैं, फाइनल वैल्यू को लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी, हम उसमें हर मंथ की जो सैलरी है, एवरी मंथ की सैलरी को हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। इसमें क्या करेंगे कि टोटल सैलरी हमने इतना पे किया है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इसका आपको समझा देता हूँ फॉर्मेट क्या है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड, जो भी आपका ईयर एंड दिया होगा। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। इसका जो कॉलम है ये हमारा रिसीट साइड होगा, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। तो देखिए, इसमें हमारे पास ये है क्या? रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट हमारा एक रियल अकाउंट है, क्योंकि इसमें हम कैश से रिलेटेड जो भी हमने कैश रिसीव किया रिसीप्ट में, जो भी हमने पेमेंट किया पेमेंट में, और कैश हमारा क्या है? रियल है, रियल अकाउंट, इसकी नेचर है रियल अकाउंट। दूसरा, हम इसको कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। एक तो ये रियल नेचर का है, दूसरा इसको कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा,
इसमें हम चाहे कैपिटल आइटम्स हों या रेवेन्यू आइटम्स हों, हम सभी आइटम्स को इसमें कंसीडर करते हैं। इसकी स्टार्टिंग हम ओपनिंग बैलेंस से करते हैं और एंड हम इसका क्लोजिंग बैलेंस से करते हैं कि जो भी हमारा कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा आप उसको टू बैलेंस बीडी करके तब स्टार्ट करोगे और एंड आप जैसे कि टू बैलेंस बीडी नोट डाउन जो भी आपका होगा आप उसको यहाँ पर लिख दोगे और जो भी आपने रिसीव किया उनको आप यहाँ पर टू जितनी भी रिसीव होंगी रिसीव साइड में लिख दोगे और जो भी आपकी पेमेंट्स होंगी बाई जो भी जितनी भी आपकी पेमेंट्स होंगी उनको आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर दोगे। फाइनली आपका यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा आपका बच जाएगा। ये इसका फॉर्मेट है। तो इसकी मेन फीचर्स क्या है कि इसकी स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस और एंड क्लोजिंग बैलेंस से होता है। दूसरा, ये आपका रियल अकाउंट है। तीसरा, ये आप कैश बेसिस पर प्रिपेयर करते हो। चौथा, इसमें आप चाहे कैपिटल आइटम्स हो या रेवेन्यू आइटम्स हो आप सभी आइटम्स को रिकॉर्ड करोगे। तो मेरे हिसाब से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका क्लियर होगा। कोई डाउट होता है तो आप उसको क्लियर कर लेना। दूसरा देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप सभी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया ही होगा क्योंकि 11th में आपने P&L अकाउंट पढ़ा होगा। तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस वही है, प्रॉफिट मोटिव। P&L अकाउंट हम प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स के लिए बनाते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और आप P&L अकाउंट प्रिपेयर करके क्या बनाते हो, क्या किस लिए बनाते हो कि ताकि आप कैलकुलेट कर सको कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ या फिर नेट लॉस कितना हुआ। लेकिन इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसको आप इसलिए बनाते हो कि आपको जो भी आपने इनकम्स हुई है एक्सपेंस हुई है उनसे आपको सरप्लस हुआ है या फिर डेफिसिट हुआ है। तो मेन डिफरेंस क्या है उसका, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और इसमें क्या है, सरप्लस या डेफिसिट। देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, समझ आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर एंड दिया हुआ होगा, ये आपका है एक्सपेंडिचर साइड। अमाउंट, इनकम अमाउंट। देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं ताकि इसमें हमारा वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने। तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा है क्या, ये हमारा पहले इसकी नेचर क्या है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। मतलब कि हम इसमें अपने इनकम्स को और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हमें इनकम से गेन्स हुआ उनको रिकॉर्ड करेंगे और जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हुए उनको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, ये हमारा एक्रूअल बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। ये वाला कौन सा बेसिस था, कैश बेसिस। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं। कैश बेसिस का मतलब होता है कि हमने कितना कैश रिसीव किया या कितना कैश पे किया, उतना ही हम अपना एक्सपेंस या इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि हमने उस फाइनेंशियल ईयर में, जो भी ईयर एंड है हमारा, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना एक्सपेंस किया और कितनी इनकम अर्न किया। कहने का मतलब, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं, मान लो आप का ईयर एंड जो भी है 31 मार्च 20 है, जो कि स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2019 से। मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 ये है। आप इस फाइनेंशियल ईयर के ये अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो। आप हर महीने सैलरी पे करते हो, एवरी मंथ में आप सैलरी पे करते हो 1000 रुपीज। और आपने जब इसका ईयर एंड हुआ तो आपने केवल 11 मंथ की सैलरी अभी तक पे करी है। तो आपकी पेमेंट साइड में जो सैलरी होगी यहाँ पर बाई सैलरी, वो आपने 11,000 अमाउंट लिखा होगा। जब आप सैलरी का एक्सपेंस अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट करोगे तो आप यहां पर लिखोगे टू सैलरी। तो आप यहां पर, अब आपको तो पता है भाई ये तो हमारा कैश बेसिस है कि हमने कितनी सैलरी पे करी है उतना लिख दिया। लेकिन आपको पता है कि आपकी इस फाइनेंशियल ईयर की सैलरी का एक्सपेंस कितना बना, 1000 पर मंथ। तो 12 मंथ्स का आपका फाइनेंशियल ईयर है तो कितना हुआ 12,000 का। तो एक्सपेंस तो आप 12,000 ही लिखोगे।
तो आपकी सैलरी आपने 11,000 पे करी है, तो ये 1,000 रुपए का 1,000 का जो भी डिफरेंस है ये आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द करंट ईयर। तो आप इसको इसमें ऐड करके दिखाओगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर 1,000। इस तरीके की एडजस्टमेंट आपने 11th में पढ़ी होंगी, लगभग यही है, बस इनका थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है। तो देखिए अब आपको मेरे हिसाब से क्लियर होगा कि हम ये कौन सा बेसिस हुआ, एक्रोल बेसिस, और ये कौन सा बेसिस हुआ, कैश बेसिस। दूसरा, इसमें चाहे आपने कैपिटल रिसीप्ट फॉर्म या कैपिटल पेमेंट फॉर्म, टोटल सबको लिखोगे, चाहे रेवेन्यू हो कैपिटल हो सबको रिकॉर्ड करोगे। इसमें केवल आप रेवेन्यूज को ही रिकॉर्ड करोगे। जैसे कैपिटल रेवेन्यू को मैं डिफरेंशिएट कर दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर है जिनका बेनिफिट हम मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में क्लेम करते हैं। जैसे कि आपने कोई एक एक्सपेंडिचर किया, कोई आपने असेट्स परचेज करी है, असेट्स आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हो जिसका आप यूज मोर देन 1 ईयर करते हो, तो अगर जो भी आपके पास असेट्स है उसका बेनिफिट आप मोर देन 1 ईयर टेक ओवर कर रहे हो। लेकिन अगर आपने नॉर्मली कोई एक्सपेंस किया है, सैलरी, वेजेस, ऑनरेरियम, यानी कि कोई भी एक्सपेंस किया है आपने, तो आप उसका बेनिफिट विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर में टेक ओवर कर लोगे। तो रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है कि जो मोर देन 1 ईयर के लिए है कैपिटल है, और जो विद इन 1 ईयर में ही जिनका बेनिफिट्स आप क्लेम कर लोगे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसमें तो आप, मैंने ये नहीं पूछा कि कैपिटल करना है रेवेन्यू करना, मैंने कहा कि टोटल रिसीप्ट कितना है, टोटल पेमेंट कितना है, चाहे वो कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू हो। लेकिन इसमें मेरे को केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ही रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि कैपिटल नेचर के आइटम्स कहां पे रिकॉर्ड करता हूं मैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट नॉर्मली वही है आपकी असेट्स और लायबिलिटीज वाला वही है कि आप जब भी बैलेंस शीट बनाओगे, तो मैं एक छोटा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको वैसे क्लियरली पता ही होगा। देखिए बैलेंस शीट का एज एट जो भी बैलेंस शीट आप करोगे, तो बैलेंस शीट में आप यहां पर ये लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, तो यहां पर जो भी आपके, अब जो भी कैपिटल नेचर के आइटम्स है उनको आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर है, आपने मशीनरी खरीदी तो आप असेट्स में लिख दोगे, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, एनीवे। आपने कोई कैपिटल रिसीव करी, कोई डोनेशन रिसीव किया, स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन फॉर दैट पर्पस, आपने डोनेशन फॉर बिल्डिंग खरीदा तो रिसिप्ट है, मतलब आपने डोनेशन फॉर बिल्डिंग आपको रिसीव हुआ है, तो आप उस डोनेशन को लायबिलिटी साइड में लिख दोगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग। ठीक है, वैसे ही मैं अब ये जो भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपको समझाने वाला हूँ, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होगा। तो पहले अब इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। आपको इसमें पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन देखिए इसका, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, इन 3 जो भी अकाउंट्स है इनको आपको पढ़ना है। तो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट की नेचर रियल कैश बेसिस होता है, और इसमें चाहे आप कैपिटल या रेवेन्यू जो भी आइटम्स हो सभी को रिकॉर्ड करते हो। स्टार्टिंग इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, एंड इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल नेचर का है, पहला पॉइंट क्या है, नॉमिनल नेचर का है, और इसमें आप जो भी एक्सपेंडिचर्स इनकम्स है रेवेन्यू नेचर की उनको आप इसमें रिकॉर्ड करोगे। इसमें कोई भी कैश या कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है आपका। और ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक्रुअल कॉन्सेप्ट पर ये बेस है हमारा। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कांटेक्ट करके कंफर्म कर लेना कि क्या है, कोई भी इश्यू होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं